जा रहे हैं इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम, क्योंकि ये आप सबके न्यूज़पेपर की हेडलाइंस रहा, आपके न्यूज़पेपर का फ्रंट पेज बन चुका है। तो आइए जानते हैं ऐसा क्या हुआ। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन कर दिया और उसके बाद इलेक्टोरल बॉन्ड की स्कीम की जो ड्यूरेशन रही वो 2018 से 2024 तक रही। तो आइए जानते हैं डिटेल में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बारे में, किन पहलुओं पे चर्चा करने के बाद, किन पहलुओं पे विचार करने के बाद सुप्रीम कोर्ट इस डिसीजन तक पहुंचा, और इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के कुछ फीचर्स। इसके बैकग्राउंड को अगर देखें तो फाइनेंस मिनिस्टर, उस टाइम के जो फाइनेंस मिनिस्टर थे हमारे श्री अरुण जेटली जी, उन्होंने ये कहा था इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के आने के बाद पॉलिटिकल फंडिंग में जो काले धन का इस्तेमाल होता है, ब्लैक मनी का जो इस्तेमाल होता है, उसको रोका जा सकेगा, उसमें कमी आएगी। अब ये काला धन क्या होता है? काला धन इज सिंपली अनअकाउंटेड मनी, ऐसे धन जिसका कोई लेखा जोखा नहीं है, जिसका कोई रिकॉर्ड सरकार के पास नहीं है। ऐसा धन ज़्यादातर कैश में होता था और पॉलिटिकल इवेंट्स को लाइक इलेक्शंस को फंड करने में काफ़ी इस्तेमाल होता था। अब ब्लैक मनी अगर फंडिंग में कम होगी तो इससे क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स और अनफेयर प्रैक्टिसेस इन इलेक्शंस में कमी आएगी। तो ऑब्जेक्टिव तो बहुत अच्छा था सरकार का। फिर ऐसा क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को ख़त्म कर दिया। आइए वही जानना है हमें। तो सबसे पहले देखते हैं सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले इसे 3 पहलुओं पे देखा। फर्स्ट, लॉ, लीगल एंगल। लीगली सुप्रीम कोर्ट ने कहा इट इज़ अगेंस्ट राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, यानी हर किसी राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत आपको जानने का अधिकार है। और इस इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम का एक फीचर है कि आप जो डोनर है उसकी आइडेंटिटी नहीं जान सकते। सेकेंडली, कॉन्स्टिट्यूशनली जब सुप्रीम कोर्ट ने इसको देखा तो सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अगेंस्ट है अंडर आर्टिकल 19। थर्ड, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ट्रांसपेरेंसी यानी पारदर्शिता की कमी है इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम में। ये 3 बातें आप याद रखना। ऐसे ही मैं आपको और पॉइंट्स बताता जाऊंगा, आप ध्यान रखना। और इन सब चीज़ों का, इस इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करके अपना एक पर्सनल ओपिनियन बनाना। बिकॉज मेंस की कॉपीज़ में जब आप सिविल सर्विसेज के मेंस लिखते हैं, उसकी कॉपीज़ में आपके पर्सनल ओपिनियन की वेटेज काफ़ी ज़्यादा रहती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा पारदर्शिता की तो कमी है और इस कमी के चलते क्विड प्रो को बढ़ावा मिल सकता है। अब ये क्विड प्रो को क्या है? क्विड प्रो को का मतलब है जब एक पार्टी यानी एक सदस्य, एक कोई भी मेंबर, कोई इंडिविजुअल, मान लीजिए मैं किसी को कुछ देता हूँ, किसी पॉलिटिकल पार्टी को कुछ देता हूँ, कुछ पैसे देता हूँ, मान लो मैंने 100 रुपया दिया और मेरे 100 रुपये के बदले वो मेरे फेवर में कोई पॉलिसी लेके आ जाते हैं। इस तरह के रिलेशनशिप को क्विड प्रो को कहा जाता है। और ये ज़्यादा खतरनाक हो जाता है जब कॉर्पोरेट फंडिंग के बारे में, कॉर्पोरेट फंडिंग आती है। कॉर्पोरेट सेक्टर यानी जो हमारा इंडस्ट्रियलिस्ट बिजनेसमैन वाला जो सर्कल है, जब ये पैसा देते हैं तो कॉर्पोरेट माइंडसेट प्रॉफिट ओरिएंटेड होता है एंड उन प्रॉफिट को रियलाइज करने के लिए पॉलिटिकल पार्टीज आफ्टर कमिंग इन पावर उनके फेवर में कोई पॉलिसी लेके आ जाती हैं। तो डेमोक्रेसी का जो बेसिक प्रिंसिपल है ये उसके अगेंस्ट है। डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन इक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल, बट यहाँ पे जो पॉलिसी है वो बायस्ड हो जाती है, वो सबके लिए नहीं, एक सर्टेन सेक्टर के लिए बन जाती है। तो इसको रोकने में ये एक बड़ा चैलेंज हो सकता है इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के तहत, क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम में ट्रांसपेरेंसी की कमी थी। दूसरा, इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम में राइट टू इंफॉर्मेशन था, वो था नहीं, आपको पता नहीं चल सकेगा कि डोनर कौन था। तो क्विड प्रो को का केस देखा जा सकता था, ये एक खतरा था। फिर सुप्रीम कोर्ट ने इस पे 3 प्रोंग टेस्ट
यानी 3 बेसिक टेस्ट अप्लाई किए जो कि सुप्रीम कोर्ट ने 2017 का पुट्टास्वामी जजमेंट में अप्लाई किए थे, जो राइट टू प्राइवेसी से कंसर्न था। तो आइए जानते हैं ये 3 टेस्ट क्या थे। तो इसमें पहला था लॉ। सुप्रीम कोर्ट ने देखा किन कानूनों में इसको किन कानूनों में अमेंडमेंट करके इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को लागू किया गया। तो फर्स्ट था आपका इनकम टैक्स एक्ट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, एंड इसको लाया गया अंडर द फाइनेंस एक्ट। देन इसके लीगल फ्रेमवर्क को समझने के बाद स्कीम का जो ऑपरेशन था, इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम का जो ऑपरेशन था, उसको समझने में सुप्रीम कोर्ट को और मदद मिली। आगे देखते हैं लेजिटिमेट स्टेट इंटरेस्ट। गवर्नमेंट ने ये आर्ग्यू किया, गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग तो ये स्कीम लाई गई थी ब्लैक मनी की जो पॉलिटिकल फंडिंग थी उसको कम करने के लिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये एसेस किया कि जो गवर्नमेंट के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उसका जो नेक्सस है वो स्कीम के साथ है भी या नहीं, यानी जो सरकार कह रही है और जो स्कीम से हासिल हो रहा है वो सेम है या नहीं। सरकार ने तो कह दिया कि ब्लैक मनी पॉलिटिकल फंडिंग को हम कम करेंगे, बट क्या इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के आने के बाद इन 4 सालों में ऐसा हुआ है? तो इस चीज़ को एनालाइज किया गया। फिर तीसरी चीज़ थी प्रोपोर्शनैलिटी, यानी अनुपात। किस चीज़ के अनुपात के बारे में यहाँ बात हो रही है? तो जब यहाँ अनुपात यानी प्रोपोर्शनैलिटी की बात हो रही है तो वो बात हो रही है इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को लाने के लिए फंडामेंटल राइट्स और आपके कानूनी अधिकारों पर जो लिमिटेशंस लगाए गए हैं और जो सरकार का ऑब्जेक्टिव है उसमें अनुपात। मान लीजिए, पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, फंडामेंटल राइट्स जो हैं भारतीय संविधान में फंडामेंटल राइट्स एब्सोल्यूट नहीं है, उन पे लिमिटेशंस लगाई जा सकती है, बट लिमिटेशंस मिनिमम होनी चाहिए। बहुत ही मजबूरी में, कोई और रास्ता नहीं बच रहा, बहुत ही ज़रूरी है, तब सरकार कोई पॉलिसी ऐसी लेके आती है जिसमें फंडामेंटल राइट्स पे लिमिटेशंस होते हैं। और सरकार की कोशिश ये होनी चाहिए कि लिमिटेशंस जो है, जो रेस्ट्रिक्शंस हैं फंडामेंटल राइट्स पे, वो कम से कम हों। तो इसी चीज़ को एसेस किया गया कि जो लिमिटेशंस फंडामेंटल राइट्स पे, आपके लीगल राइट्स पे जो लिमिटेशन लगाए गए हैं, क्या वो सरकार के ऑब्जेक्टिव्स यानी जो सरकार हासिल करने चाहती है उसके अनुपात में है या नहीं। तो आप एक तराजू ले लीजिए। अब आप ये देखिए जो रिस्ट्रिक्शंस यहाँ पे लगे हैं, यानी आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन, वो सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि रिस्ट्रिक्शंस ज़्यादा थे, जो ऑब्जेक्टिव रियलाइज हो रहा है यानी जो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम से जो हासिल हो रहा है वो कम था, तो अनुपात बिगड़ गया। ये दोनों चीज़ें प्रोपोर्शनल नहीं है अकॉर्डिंग टू द सुप्रीम कोर्ट। अब उस टाइम के हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर थे श्री जेटली जी, उनके अकॉर्डिंग इन्होंने किस चीज़ के लिए एडवोकेट किया? फॉर द इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम एज मीन्स टू इंट्रोड्यूस ट्रांसपेरेंसी। अब पारदर्शिता के बारे में बात हो रही है। सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग ये पारदर्शी नहीं है, बट अकॉर्डिंग टू द अर्स्टवाइल फाइनेंस मिनिस्टर इट वॉज अ मीन्स टू इंट्रोड्यूस ट्रांसपेरेंसी, यानी इस स्कीम के वजह से पारदर्शिता को बढ़ावा मिलेगा। अब ये कॉन्ट्राडिक्टरी पॉइंट हो गए। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि पारदर्शिता के लिए थोड़ा चैलेंज है, एंड अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट पारदर्शिता को बढ़ावा मिलेगा। तो आपको इस स्कीम के जो बेसिक फीचर्स हैं उनका एनालिसिस करना ज़रूरी हो जाता है। तो फाइनेंस मिनिस्टर ने ये आर्ग्यू किया कि जो डोनर की इंफॉर्मेशन है उसको छुपा के रखना बड़ा ज़रूरी रहेगा, ठीक है? तो हमें इन सब एंगल्स को समझना है। अब हम थोड़ा एनालिसिस करते हैं इस स्कीम के परफॉर्मेंस को लेके कि कितना फंड इकट्ठा हुआ, कितनी फंडिंग एक्चुअली होती है। ये एनालिसिस हमने लिया है एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म नाम की एक रिपोर्ट से। ये एक एनजीओ है जो कि 1999 में एस्टैब्लिश हुआ था इन न्यू दिल्ली। तो इसका जो एनालिसिस था ये था इलेक्टोरल बॉन्ड्स एज द प्राइमरी सोर्स ऑफ डोनेशन फॉर पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया। तो इस रिपोर्ट से हमें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा इलेक्टोरल बॉन्ड्स का क्या रोल रहा पॉलिटिकल फंडिंग में।
तो 2016 से 16-17 और 2021-22 के बीच में 7 राष्ट्रीय पार्टी नेशनल पार्टीज और 24 रीजनल पार्टीज ने टोटल डोनेशन कितना लिया है? 9,188.35 करोड़ रुपीस का। किससे? इलेक्टोरल बॉन्ड्स। अच्छा, अब मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, इलेक्टोरल बॉन्ड जब स्कीम आई थी उसके बाद ऐसा नहीं था कि किसी और माध्यम से डोनेशंस और फंडिंग बंद हो गई थी, ऐसा नहीं था। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम एक ऑप्शन था, बट देखा गया कि 9,188.35 करोड़ रुपीस इस ड्यूरेशन, इन सालों के बीच में इलेक्टोरल बॉन्ड से आए। रिपोर्ट ने और एक चीज एनालाइज की कि जो डोनेशंस थी, एनोनिमस इलेक्टोरल बॉन्ड्स, डायरेक्ट कॉर्पोरेशन डोनेशंस, ये सारे सोर्सेज बताया उसने। देखो, इलेक्टोरल बॉन्ड्स तो एनोनिमस होते हैं, यानी बेनामी होते हैं, इनके किसी के जो नाम जो होता है डोनर का वो डिस्क्लोज नहीं होता है। और बाकी सोर्सेज क्या हैं? डायरेक्ट कॉर्पोरेट डोनेशंस, कंट्रीब्यूशन फ्रॉम एमपीज एंड एमएलएज, मीटिंग्स, मोर्चाज एंड कलेक्शंस बाय पार्टी यूनिट्स। आगे हम इस और एनालिसिस को देखते हैं। द हाईएस्ट डोनेशंस फ्रॉम इलेक्टोरल बॉन्ड्स टोटलिंग 3,438.8237 करोड़ कब रिसीव किया गया? जनरल इलेक्शन से पहले, 2019-20 से पहले। अब 2024 के जनरल इलेक्शन से पहले इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को स्ट्राइक डाउन करना सुप्रीम कोर्ट का एक लैंडमार्क डिसीजन है। लैंडमार्क डिसीजन क्या होता है सुप्रीम कोर्ट का? जो कि देश के पॉलिटिकल लीगल स्ट्रक्चर को एक नया मोड़ दे दे, देश के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को एक नई राह प्रदान करे। 2024 के जनरल इलेक्शन से पहले इलेक्टोरल बॉन्ड्स को स्ट्राइक डाउन कर दिया। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को एक डेडलाइन दी है टू पब्लिश द नेम्स ऑफ द डोनर्स। इस कार्य का इस टाइम पर 4 सालों में जो डोनेशन एसबीआई को आई हैं, किन सोर्सेज से आई हैं, उनको आपको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को सबमिट करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट का ये डिसीजन दिखाता है देश के जो फंडामेंटल्स होते हैं, लाइक ट्रांसपेरेंसी, राइट टू नो, राइट टू इंफॉर्मेशन, ये सिर्फ लेजिस्लेशन और एग्जीक्यूटिव रियलाइज नहीं कराते हैं, जुडिशरी का बहुत बड़ा रोल होता है। टाइम टू टाइम जुडिशरी ने इस तरह के लैंडमार्क डिसीजन देकर ये बताया है कि ये जो पावर शेयरिंग में जो 3 पिलर्स हैं डेमोक्रेसी के, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, इसमें जुडिशरी कैसे कभी कभी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बैलेंसिंग व्हील की तरह काम करता है। साल 2021-22 में 11 असेंबली इलेक्शंस हुए, जिसमें 2664 करोड़ रुपीस का इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू डोनेशन आया। ये सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स जो हैं आप अपने आंसर में मत यूज करना, आप बस ये एक कॉन्ट्रास्ट समझना कि ये सिर्फ समझने के लिए है कि इलेक्टोरल बॉन्ड से कितने डोनेशंस आए, इलेक्टोरल बॉन्ड ने कितना बड़ा रोल प्ले किया है डोनेशंस में। इससे हमें ये समझ में आता है जो डोनर्स हैं वो अपना जो नाम है, डोनेशंस हैं, उनको गुप्त रखना चाहते थे। हमें समझने की ये भी ज़रूरत है कि वो अपनी आइडेंटिटी को क्यों छुपाना चाहते थे और उसका क्या एक सोशल, लीगल और पॉलिटिकल क्या इम्प्लीकेशन है, वो आप सोच सकते हैं, अपना उस पर एक ओपिनियन बना सकते हैं। अब टोटल डोनेशन 16,000 करोड़, ऑलमोस्ट 16,000 करोड़ की थी, जो कि 31 पॉलिटिकल पार्टीज ने रिसीव की। आपके लिए याद रखने वाली बात यह है, आप ये सारे नंबर्स भूल जाना, आप बस इतनी याद रखना कि दैट 55.90% came from electoral bonds and 28.07% came from corporate bonds। तो मेन बात याद रखने वाली है कि आधे से ज़्यादा, लगभग 55% आया इलेक्टोरल बॉन्ड से। नेशनल पार्टीज एक्सपीरियंस अ सिग्निफिकेंट सर्ज इन इलेक्टोरल बॉन्ड डोनेशन, और ये सर्ज कितना था, ये इंक्रीज कितना था, 743%। ये चीज़ याद रखने वाली है
यानी जो नेशनल पार्टीज लाइक बीजेपी, कांग्रेस, इनको जो इलेक्टोरल बॉन्ड से जो पैसा मिला उसमें 743% का इंक्रीज देखने को मिला। तो जब भी कुछ होता है, जो फैक्ट्स एंड फिगर्स मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं, इस पे आपको अपना एक ओपिनियन बनाना है, सोचना है ऐसा क्यों हुआ, ठीक है, और उस ओपिनियन को आपको समझना है पॉलिटिकली, सोशली क्या उसके इम्प्लीकेशंस हैं और हमारा देश किस राह में आगे बढ़ रहा है। अब ये भी देखा गया जो पार्टी पावर में थी यानी बीजेपी, उसको हाईएस्ट डोनेशन मिला नेशनल पार्टीज में, मोर देन 52%। जो बीजेपी के टोटल डोनेशंस थे वो कहाँ से आए? इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम से आए। फिर कांग्रेस सेकेंड हाईएस्ट इलेक्टोरल बॉन्ड डोनेशंस के साथ, और कांग्रेस का जो 61.54% डोनेशंस है वो इलेक्टोरल बॉन्ड से आए। इसके बाद तृणमूल कांग्रेस आता है। अब इलेक्टोरल बॉन्ड्स की जो बेसिक डिटेल्स थे जो हमने रिपोर्ट से समझे, उसको हम कंपेयर करते हैं, उसको हम समझते हैं और डिटेल में इलेक्टोरल बॉन्ड्स के फीचर्स के साथ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द फर्स्ट फीचर है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इश्यूज द बॉन्ड इन डिनोमिनेशन ऑफ 1000, 10,000, 1 लाख एंड 10 लाख, 1 करोड़। तो ये डिनोमिनेशंस हैं, जो पर्चा बनता है, जो बॉन्ड बनता है, उन पे आपके पास ऑप्शन है, आप 1000 रुपए का बॉन्ड खरीदो, चाहे आप 10,000 रुपए का बॉन्ड खरीदो, आप 1 लाख का खरीद सकते हो, आप 10 लाख का खरीद सकते हो और आप 1 करोड़ का खरीद सकते हो। इस तरह के पॉइंट्स एंड फैक्ट्स प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, प्रीवियसली क्वेश्चन पूछे भी गए हैं। अब सबसे बड़ी बात है पेएबल टू द बेयरर, जिसके पास भी बॉन्ड होगा, जो भी उस बॉन्ड को बेयर करेगा उसको वो उसके अगेंस्ट पैसा मिलेगा जो कि रहेगा भाई इंटरेस्ट फ्री। अब ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। देखो इंटरेस्ट डोनेशंस, अगर रिलीफ फंड हो, डिजास्टर रिलीफ फंड हो, यहाँ पर जो डोनेशंस हैं अगर वो इंटरेस्ट फ्री है हो तो समझ में आता है। बट पॉलिटिकल फंडिंग, पॉलिटिकल पार्टीज जो कि पावर में आना चाहती हैं, दे वांट टू एक्सरसाइज द पावर, गवर्निंग पावर, वो पावर में आनी चाहिए, उनकी फंडिंग इंटरेस्ट फ्री है, तो इसके इम्प्लीकेशन एक सोचने वाला मुद्दा बन जाता है। फिर इसको कौन खरीद सकता है? इंडियन सिटीजन्स और एंटिटीज एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया। कैन बी बॉट इंडिविजुअली, आप अकेले खरीद सकते हैं, जॉइंटली और विद अदर इंडिविजुअल्स। वैलिड फॉर 15 कैलेंडर डेज, वैलिडिटी इसकी 15 दिनों तक रहती है। ऑथोराइज्ड इशूअर कौन है इसका? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ही इकलौता बैंक है जो कि इसको इशू कर सकता है। इलेक्टोरल बॉन्ड्स को इशू किया जाता है डेजिग्नेटेड एसबीआई ब्रांचेस द्वारा। तो ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स के कुछ बेसिक फीचर्स थे। एलिजिबिलिटी क्या है? अब क्या हर पॉलिटिकल पार्टी इसको इलेक्टोरल बॉन्ड से फंडिंग एक्वायर कर सकती है? नहीं। तो इसमें भी कुछ एलिजिबिलिटी है। सिर्फ वह पॉलिटिकल पार्टीज जो रजिस्टर्ड हैं अंडर सेक्शन 29A ऑफ आरपीए 1951, सिर्फ वह इसको इलेक्टोरल बॉन्ड्स स्कीम के तहत पॉलिटिकल फंडिंग हासिल कर सकती है। इसमें एक और एंगल है, एंड हैव नॉट सिक्योर्ड लेस देन 1% ऑफ वोट्स पोल्ड इन लास्ट जनरल इलेक्शन। ठीक है, अपने आखिरी जो इलेक्शन है उनका परफॉर्मेंस भी देखा जाएगा। परचेज कैसे होगा? एनकैशमेंट होगा। आप डिजिटली भी इसको खरीद सकते हैं, चेक्स के माध्यम से भी आप इसको खरीद सकते हैं, और इसका एनकैशमेंट होगा ऑथराइज्ड बैंक अकाउंट में पॉलिटिकल पार्टी के। तो अब मैं आपको एक बात समझाता हूँ। उसमें जो काला धन का जो इसमें मुद्दा था, उसमें यही पॉइंट था, यही पूरा मुद्दा था, इसलिए सरकार बोल रही थी। बाकी सारी चीज़ों जो इसके कॉस्ट बेनिफिट अगर रेशियो अगर देखा जाए तो बेनिफिट इसमें ये है कि भाई जो अब फंडिंग है वो कैश के माध्यम से नहीं होगी, तो ब्लैक मनी का रोल इसमें मिनिमम हो गया।
अब जो फंडिंग है वो डिजिटली होगी, चेक के माध्यम से होगी। तो ये पॉइंट था जिसको सरकार ने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को लाते हुए पेश किया था, अपने ऑब्जेक्टिव, मेजर ऑब्जेक्टिव बनाया था। देन ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी की बात करें तो सरकार ने कहा था कि भाई इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम जो है पारदर्शिता को बढ़ावा देगी, ट्रांसपेरेंसी को बढ़ावा देगी। तो वो कैसे? पार्टीज मस्ट डिस्क्लोज देयर बैंक अकाउंट विद द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो पार्टीज जो हैं उनको अपना बैंक अकाउंट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ साझा करना पड़ेगा, डिस्क्लोज करना पड़ेगा। बट एक पॉइंट है ना कि डोनर जो था, जिसने आपको फंड किया है, उसकी डिटेल तो आप डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं। तो ट्रांसपेरेंसी का एंगल जो कि सुप्रीम कोर्ट ने एनालाइज किया, वहां पे पारदर्शिता कम थी। दूसरी चीज है डोनेशंस आर मेड थ्रू बैंकिंग चैनल्स, यानी किसी कमरे में बैठा के, किसी ऑफिस में बैठा के कैश में डोनेशंस हो रही हैं, ये नहीं होगा। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम से जो डोनेशन हो रही है वो बैंक के माध्यम से हो रही है। तो जो भी पैसा आ जा रहा है उसका लेखा जोखा है। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने वही लेखा जोखा प्रेजेंट करने के लिए बोल दिया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को विद नेम्स। जो इसमें एंगल था एनोनिमस होने का, जो इसमें जो नामांकित नहीं होने वाले थे डोनर्स का नाम, अब वो नाम सामने आएंगे। तो उससे पॉलिटिक्स में भी गर्मा गर्मी होगी, बहुत गर्म हो जाएगा अभी पॉलिटिक्स का माहौल। पॉलिटिकल पार्टीज आर ऑब्लाइज्ड टू एक्सप्लेन द यूटिलाइजेशन ऑफ फंड रिसीव्ड, यानी पॉलिटिकल पार्टीज को ये भी समझाना पड़ेगा कि उनके पास जो फंड आया उसको उन्होंने यूटिलाइज कैसे किया। तो ये गवर्नमेंट का एंगल था कि किस तरीके से ट्रांसपेरेंसी को बढ़ावा मिल रहा है। बट जब भी कोई स्कीम आती है उसके कुछ चैलेंजेस तो रहते हैं। बट यहाँ जो चैलेंजेस थे वो इन्फ्रिंज कर रहे थे आपके लीगल राइट्स को, आपके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को, ट्रांसपेरेंसी को, अकॉर्डिंग टू द सुप्रीम कोर्ट। ये रीजंस थे सुप्रीम कोर्ट के पास जब सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट के ऑब्जेक्टिव्स को और जो फीचर्स थे उसको अनुपात में नहीं पाया, प्रोपोर्शनल नहीं पाया। सुप्रीम कोर्ट ने इसलिए इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को स्ट्राइक डाउन कर दिया। अब मिस्टर जेटली का क्या पर्सपेक्टिव था कि ये हमने पढ़ लिया, अब आपके लिए काम क्या बनता है? आपको मैंने पेश कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ने किन पॉइंट्स को एनालाइज किया, सरकार ने क्या ऑब्जेक्टिव पेश किया था और सुप्रीम कोर्ट ने किन पॉइंट्स पे एनालाइज किया। इवन एक रिपोर्ट आपके सामने मैंने शेयर की जिससे आपको समझ में आया कि कितने % लोगों ने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को इस्तेमाल किया पॉलिटिकल फंडिंग के लिए। गवर्नमेंट का जो ट्रांसपेरेंसी का एंगल था वो आपको समझाया मैंने। इसके बाद आई होप आप लोगों ने एक पर्सनल ओपिनियन बना लिया होगा। अब आपकी ड्यूटी रहती है इस पर एक मेंस क्वेश्चन लिखना। 150 वर्ड्स में आपको ये आंसर लिखना है। क्वेश्चन आप एक बार मेरे साथ पढ़ लीजिए। क्वेश्चन है, डिस्कस द सुप्रीम कोर्ट्स नलिफिकेशन ऑफ द इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम, एनालाइजिंग इट्स इम्पैक्ट ऑन पॉलिटिकल फंडिंग, ट्रांसपेरेंसी एंड प्रपोजिंग ऑल्टरनेटिव अप्रोचेस विद इन कॉन्स्टिट्यूशनल कंस्ट्रेंट्स। यानी चरणीय निषेध चुनावी बॉन्ड योजना के सुप्रीम कोर्ट द्वारा विवेचित राजनीतिक वित्त पारदर्शिता पर इसके प्रभाव का विश्लेषण करें और संवैधानिक सीमाओं के भीतर विकल्पीय उपाय प्रस्तुत करें। देखिए, आपने पूरा डिस्कशन देखा, आपने पॉइंट्स देखे, फैक्ट्स देखे, सुप्रीम कोर्ट का एंगल समझा, सरकार का एंगल समझा, इस पे आपने अपना एक पर्सनल ओपिनियन बना लिया होगा। बट व्हाट अबाउट वे फॉरवर्ड? आपको हमेशा एक सुझाव के साथ प्रेजेंट रहना है। आप मुझे अपने सुझाव बताना कि ऐसा कोई स्कीम आ सकती है जिससे ब्लैक मनी फंडिंग भी कम हो जाए और कॉन्स्टिट्यूशन में जो राइट्स हैं, लीगल राइट्स हैं, उनको भी इन्फ्रिंज ना किया जाए। तो आपको एक बीच का रास्ता निकालना है। एज यूजुअल एस्पिरेंट्स का यही धर्म है और हमारा धर्म है आपको करंटली जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है उसके एनालिसिस हैं वो आप तक पहुंचाना। इसी तरह के एनालिसिस आप तक मैं पहुंचाता रहूँगा। हमारे साथ जुड़े रहिए, सिविल एकेडमी को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।